This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to plastic treaty in South Korea. The second issue is related to One Nation One Subscription scheme. The third issue is related to Cyclone Bengal, and the fourth issue is related to worship Places of Worship Act 1991. So let's discuss all the issues in detail. What is Global Plastic Treaty? In this article, we will discuss about Global Plastic Treaty, which is currently ongoing in South Korea. Why in news? In Busan, South Korea, representatives from over 170 countries have gathered for the fifth and final round of negotiations on a legally binding global treaty to end plastic pollution, including marine pollution. प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मैरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरिया के अंदर अबाउट 170 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स कलेक्ट हुए हैं और स्पेशली यहाँ पर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी से रिलेटेड नेगोशिएशंस स्पेशली इसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मैरीन पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा इसके लिए लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी साउथ कोरिया के अंदर कंडक्ट की जा रही है. This initiative follows the 2022 UN Environmental Assembly's agreement to finalize the treaty by the end of 2024. ये जो इनिशिएटिव है ये 2022 के यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल असेंबलीज की मीटिंग के बाद जिसमें ये एग्रीमेंट किया गया था कि ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मैरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो फाइनलाइज मीटिंग किया जाएगा वो लास्ट 2024 में किया जाएगा. करंट का ये मीटिंग उसी एग्रीमेंट का पार्ट है जो करंट में साउथ कोरिया के अंदर हेल्ड हो रहा है. बैकग्राउंड ऑफ ट्रीटी. व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या रेजोल्यूशन यहाँ पर टेकिंग किया गया था. इन 2022 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन. 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ने एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया था. सेटिंग अप इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी. 2022 में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी सेटअप किया गया था. INC was set up and tasked to develop a legally binding instrument, a legal treaty, global treaty to govern plastic production and its use across all nations. 2022 में जो मीटिंग यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का हेल्ड किया गया था इसमें INC सेटअप किया गया था और इसको मेनली टास्क दिया गया था कि कोई लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाए सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इसके यूज को ऑल नेशंस में गवर्न किया जा सके. ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी. In 2022, 175 nations agreed to develop a legal binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal. 2022 में अबाउट 175 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव एग्री हुए थे इस चीज़ को लेकर कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्लास्टिक के प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं इसको रिड्यूस करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट की ज़रूरत है. वाई देयर इज अ नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी. ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की नीड क्यों है. नंबर वन, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक क्योंकि वर्ल्ड में प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है. नंबर टू, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस. करंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लास्टिक वेस्ट की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस शो हो रहे हैं. नंबर थ्री, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ. प्लास्टिक की वजह से एनवायरमेंट हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो रहे हैं. प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का रोल बहुत बढ़ता चला जा रहा है. नंबर फाइव, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन. इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक पॉल्यूशन को इंक्रीज करने में. Growing dependence on plastic. Plastic's adaptable and versatile properties have made it indispensable, which leads to a surge in global production, doubled from 324 million ton in 2000 to 460 million ton in 2019. Because प्लास्टिक एडेप्टेबल है एंड वर्सेटाइल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, यही वजह है कि ये इंडिस्पेंसेबल बन चुका है. इट मीन्स ये
पीपल के लिए एक नेसेसरी कंपोनेंट बन चुका है, जिसकी वजह से प्लास्टिक का ग्लोबल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2000 में जहाँ पर 234 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोडक्शन किया जाता था, वहीं 2019 में 460 मिलियन टन प्रोडक्शन इसका बढ़ गया। इट मीन्स ये 19 ईयर में इसका प्रोडक्शन डबल हो चुका था। बाय 2014 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 मिलियन टन। 2040 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन 700 मिलियन टन तक रीच कर सकता है। नंबर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लास्टिक डिकम्पोजिशन टेक्स 20 to 500 years with less than 10% recycled till now। प्लास्टिक डिकम्पोजिशन 20 to 500 ईयर्स तक का टाइम लेता है, और अभी तक जितना प्लास्टिक प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ, ओनली 10% उसका रिसाइकल किया जा सका है। Currently, annual plastic waste generation is approximately 400 million ton and could increase by 62% by 2050। करंट में एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 400 मिलियन टन ईयरली किया जाता है, और टू 2050 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 62% तक ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। ईयरली का ये डाटा है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट लीक्स इनटू रिवर्स एंड ओशंस लीडिंग टू हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक्स एंड नैनोप्लास्टिक्स इन रिवर एंड ओशंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें यह है कि प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज पार्ट रिवर्स एंड ओशंस के अंदर लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओशंस एंड रिवर्स के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स एंड नैनो प्लास्टिक्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से मैरिन बायोडाइवर्सिटी के लिए कहीं ना कहीं डेंजर्स पोज होते हैं। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन्स ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम के लिए थ्रेटन्स क्रिएट होते हैं। केमिकल्स इन प्लास्टिक कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम के थ्रेट के साथ साथ यहाँ पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस हो सकते हैं। कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस के अंदर इंक्रीज हो सकती है। मैरिन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज आर सीवरली अफेक्टेड। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से मैरिन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट हो सकता है। प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। प्लास्टिक प्रोडक्शन में और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। प्लास्टिक अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस इन 2020, primarily from fossil fuel based production. Emissions could increase by 20% by 2050 trends persist। ग्लोबल एमिशंस में प्लास्टिक वेस्ट का कंट्रीब्यूशन 3.6% है, 2020 के हिसाब से डाटा है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं प्लास्टिक के, उनका भी ग्लोबल एमिशंस में बहुत बड़ा रोल है। इट मीन्स प्लास्टिक प्रोडक्ट को मेकिंग करने के लिए फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितने भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हैं, उसकी वजह से भी ग्लोबल एमिशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। 2050 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 20% तक इंक्रीज हो सकता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। Our country, India is the largest contributor to global plastic pollution, which accounting for 20% of the emission, 9.3 million ton annually, surpassing Nigeria 3.5 million ton, Indonesia 3.4 million ton, and China 2.8 million ton। करंट में इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। ओवरऑल एमिशंस का 20% के लिए कंट्री इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया एनुअली 9.3 मिलियन टन ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करता है, जबकि नाइजीरिया 3.5 मिलियन टन, इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन एंड चाइना 2.8 मिलियन टन ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करता है। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? नंबर ऑफ ओपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप। बिकॉज इस ट्रीटी के अंदर कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट के प्रोडक्शन को कैप करने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और इंडिया ने इसका ओपोज किया है। इंडिया ओपोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलीमर प्रोडक्शन, आर्ग्यूइंग दैट सच मेजर्स वायलेट द UNEA 2022 रेजोल्यूशंस मैंडेट। इंडिया ने पॉलीमर प्रोडक्शन के रेस्ट्रिक्शंस
को कहीं ना कहीं ओपोज किया है, बिकॉज इस ट्रीटी के अंदर पॉलीमर प्रोडक्शन पर कैपिंग करने का प्रोविजन किया गया था। बट इंडिया ने इस रेस्ट्रिक्शन को या कैपिंग को ओपोज किया है। इंडिया ने कहा है कि UNEA 2022 का जो रेजोल्यूशंस है कहीं ना कहीं उसका वायलेशन है। नंबर 2, फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। India advocates for a technology transfer of financial aid and technical support part of the treaty's core provision। ट्रीटी के कोर प्रोविजन के तौर पर इंडिया ने कहा है कि कंट्रीज को एक दूसरे के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। फाइनेंशियल एड एंड टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर सभी कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज के लिए कराना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। रेगुलेशन ऑन हार्मफुल केमिकल्स इन प्लास्टिक प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिकली। इंडिया ने कहा है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज किए जाने वाला हार्मफुल केमिकल्स से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन किया जाना चाहिए, साइंटिफिक स्टडीज एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिकली, इट मीन साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर रेगुलेशन हार्मफुल केमिकल्स का करना चाहिए और डोमेस्टिकली इसको रेगुलेट करना चाहिए, ऐसा इंडिया ने कहा है। Approach to plastic phase out. In 2022, while India banned 19 categories of single-use plastic, it emphasized that any phase out in the treaty should be pragmatic and driven by national circumstances। 2022 में इंडिया ने 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल प्लास्टिक यूज बैन किए थे और इंडिया ने एम्फेसाइज किया था कि प्लास्टिक फेज आउट से रिलेटेड जो ट्रीटी है ये नेशनल सर्कमस्टेंस के हिसाब से फेज आउट से रिलेटेड यहाँ पर रेगुलेशन करना होगा। इन 2022 इंडिया ब्रॉड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल व्हिच बैंड 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज पैटर्न। 2022 में इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 ब्रॉड किया था जिसमें 19 कैटेगरी के सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ पर बैन किया था। सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म। इंडिया डिमांड्स फॉर मैकेनिज्म टू असेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रेडिक्टेबल फंडिंग फॉर साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया ने डिमांड किया है कि सभी कंट्रीज को पुअर कंट्री के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना चाहिए एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड फंड्स को साइंटिफिक बेस पर प्रेडिक्टेबल करना होगा सो दैट सेफ वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वाई न्यूज। Recently, Cabinet approved One Nation One Subscription Scheme with an allocated budget of Rs 6,000 crore for the year 2025-27। रिसेंटली कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम अप्रूव किया है जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपीज का बजट फॉर द ईयर 2025-27 के लिए अप्रूव किया गया है। दिस स्कीम विल प्रोवाइड seamless access to high impact scholarly articles and journals for student researchers and faculty members across government managed higher education and research and development institutions। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए एंड फैकल्टी मेंबर्स के लिए हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स का एक्सेस करेगा। एडमिन गवर्नमेंट मैनेज्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में हाई इम्पैक्टेड स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स इजीली प्रोवाइड किए जा सकते हैं और वेरियस स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स और फैकल्टी मेंबर्स इन्हें स्टडी कर सकते हैं। One Nation One Subscription initiative has been launched in alignment with the vision of Viksit Bharat 2047, National Education Policy 2020, and Anusandhan National Research Foundation to foster a research-driven learning environment। One Nation One Subscription initiative विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव टेकिंग किया गया सो दैट कंट्री के अंदर रिसर्च ड्राइवन लर्निंग एनवायरनमेंट को फोस्टर किया जा सके। व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज a plan to consolidate researchers subscriptions to prominent academic journals and other similar publications। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक प्लान है जिसमें रिसर्चर्स को कंसोलिडेट किया सकता है इंडिया के प्रोमिनेंट एकेडमिक जर्नल्स एंड अदर सिमिलर पब्लिकेशंस को यहाँ पर
एक साथ कंबाइन करके वेरियस स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स तक इसको प्रोवाइड कराया जा सकता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव विल प्रोवाइड एक्सेस टू जर्नल आर्टिकल्स टू ऑल इंडिविजुअल्स इन इंडिया फॉर वन सेंट्रली नेगोशिएटेड पेमेंट। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव इंडिया के ऑल इंडिविजुअल्स के लिए ऑल जर्नल आर्टिकल्स तक उनकी एक्सेस को इंश्योर करेगा और सेंट्रली नेगोशिएटेड पेमेंट सिस्टम इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन विल रिप्लेस इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल जर्नल सब्सक्रिप्शन। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एसोसिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल एंड कम्युनिकेटिव कैंपेन टू इंश्योर मैक्सिमम अवेयरनेस एंड एडेप्टेशन बाय द यूजर्स। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैक्सिमम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एसोसिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सो दैट पीपल तक ये सो दैट इस स्कीम को इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल एंड कम्युनिकेटिव बनाया जा सके। ANRF will managing the periodic reviews related to resource utilization and Indian authorization contribution। ANRF को ड्यूटी दी गई है कि वो पीरियोडिक रिव्यूज इससे रिलेटेड मैनेज करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम अलाइन विद द गोल्स ऑफ आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लीडिंग टू रिसोर्स सिनर्जी। ये स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल के साथ इसको अलाइन किया गया है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर रिसर्च सिनर्जी को बूस्ट किया जा सकता है। ONOS initiative will support India in becoming a global research hub through collaboration and fostering innovation। ये स्कीम कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन फॉस्टरिंग करके कंट्री को ग्लोबल रिसर्च हब बनाने में हेल्प करेगा। नंबर थ्री, एक्सेस टू जनरल सब्सक्रिप्शन वुड ब्रिंग क्वालिटी सोर्सेज टू रूरल एंड बैकवर्ड रीजन्स व्हिच हैव टू ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। जनरल सब्सक्रिप्शंस के थ्रू रूरल एंड बैकवर्ड रीजन्स तक क्वालिटी सोर्सेस का एक्सेस यहाँ पर बढ़ सकता है, जिसके थ्रू नॉलेज गैप को ब्रिज किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव विल प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन टू मोर देन 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल्स फ्रॉम अराउंड 30 पब्लिशर्स। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव अबाउट 13 पब्लिशर्स के 13,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल ई जर्नल्स का एक्सेस इंडिया के पीपल तक करेगा। नंबर इट एनकरेज डिटेल्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च दैट पर्टिकुलरली बेनिफिट टायर 2 एंड टायर 3 स्टडीज। इसके थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च किया जा सकता है और जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट टायर 2 एंड टायर 3 स्टडीज को मिल सकता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, सच एज व्हाट इज द वन नेशन वन कार्ड स्कीम। One Nation One Card is a nationwide interoperable mobility card enabling seamless travel, retail purchase, and payment across India using a single card। One Nation One Card scheme people को इंटरऑपरेबल मोबिलिटी नेशन वाइड प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू रिटेल परचेज पेमेंट अक्रॉस द इंडिया कर सकते हैं सिंगल कार्ड का यूज करके। नंबर टू, व्हाट इज द वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम एम्स टू स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क इन अलाइनमेंट विद ग्लोबल बेंचमार्क फॉर वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री टू इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया के बेंचमार्क को ग्लोबल बेंचमार्क के साथ अलाइन किया जा सकता है। What is the One Nation One Subscription Circular? One Nation One Subscription is a government initiative to streamline subscription-based services across various journals and research-based platform। One Nation One Subscription Circular का ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है सो दैट सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन किया सके, स्पेशली जर्नल एंड रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म तक इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। Number one, what is the One Nation One Health Card scheme? The One Nation One Health Card is a digital health card that allow individual to access healthcare services
अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड हॉस्पिटल्स। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड एक डिजिटल हेल्थ कार्ड होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल कंट्री के डिफरेंट स्टेट या हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर सर्विसेज तक एक्सेस कर सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन कार्ड? वन नेशन वन कार्ड का क्या बेनिफिट है? सीमलेस ट्रेवल इसके थ्रू किया जा सकता है, इजी पेमेंट किया जा सकता है, एंड रिड्यूस पेपर वर्क। In this article, we will discuss about cyclone Fangol, which originated in Bay of Bengal and Indian Ocean. Why in news? Indian Meteorological Department (IMD) announced that existing deep depression may intensify into a cyclone and the chances of the storm hitting the Tamil Nadu coast. Recently, IMD Indian Meteorological Department ने अनाउंस किया है कि बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन के अंदर जो डीप डिप्रेशंस क्रिएट हुए हैं ये साइक्लोन में इंटेंसिफाई हो सकते हैं और तमिलनाडु कोस्ट पर ये स्टॉर्म हेडिंग कर सकते हैं। A low pressure area over the southeast Bay of Bengal and east equatorial Indian Ocean has developed into a deep depression as of November 26, 2024. नवंबर 26, 2024 को साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर इमर्ज होता है जो कि डीप डिप्रेशन यहाँ पर क्रिएट करता है और ये डीप डिप्रेशन स्टॉर्म की फॉर्म में तमिलनाडु कोस्ट को हिट कर सकता है। IMD प्रेडिक्ट इट में स्ट्रेंथन इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म बाय लास्ट नवंबर के लास्ट तक IMD ने कहा है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में स्ट्रेंथन हो सकते हैं। इट मीन्स जो डीप डिप्रेशन से यहाँ पर इमर्ज हुए हैं ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में स्ट्रेंथन हो सकते हैं। The cyclone is expected to bring strong winds, heavy rainfall, and potential coastal flooding in various regions along the Bay of Bengal, particularly in coastal Tamil Nadu. ये साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल एंड कोस्टल फ्लडिंग का कॉज बन सकता है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल रीजन में जो कि तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज हैं उन एरियाज में स्ट्रॉन्ग विंड्स आ सकती हैं, हैवी रेनफॉल हो सकता है, पोटेंशियल कोस्टल फ्लडिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लोन फेंगोल। फेंगोल इस साइक्लोन का नाम क्यों पड़ा? If the deep depression over Bay of Bengal and Indian Ocean intensifies into cyclone, it will be named Fangol. अगर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन में ये डीप डिप्रेशन साइक्लोन में इंटेंसिफाई हो जाता है तो इसका नाम फेंगोल होगा। फेंगोल नेम सऊदी अरेबिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये एक अरेबिक वर्ड है जो कि रिफ्लेक्ट करता है यहाँ के रीजनल लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इट मीन सऊदी अरब के अंदर रीजनल लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी को फेंगोल वर्ड रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी स्टॉर्म जब आता है, साइक्लोन जब आता है, उसका रीनेमिंग पहले से ही कर दिया जाता है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन्स का नेमिंग किस तरह से किया जाता है? The naming of cyclones in the North Indian Ocean are given by a panel of 13 countries under the World Meteorological Organization and United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific. साइक्लोन्स का नेमिंग नॉर्थ इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उसका नेमिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 13 कंट्रीज के पैनल को दी गई है जो कि WMO और UNESCAP के अंडर वर्क करते हैं। WMO means World Meteorological Department and UNESCAP means United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. These 30 countries are Bangladesh, India, Iran, Oman, Maldives, Myanmar, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand and UAE and Yemen। ये 30 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर आने वाले साइक्लोन का नेमिंग करते हैं। साइक्लोन्स नेम में बी चूजन शॉर्ट, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव। किसी भी साइक्लोन का जो नेमिंग किया जाता है वो शॉर्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव वो नेमिंग किया जाता है। ईच मेंबर सबमिट अ लिस्ट ऑफ 13 नेम्स क्रिएटिंग अ रोटेशनल नेमिंग सिस्टम। हर मेंबर कंट्री को यहाँ पर 13 नेम्स की लिस्ट यहाँ पर सबमिट करनी होती है और रोटेशनल बेस पर साइक्लोन का नेमिंग किया जाता है।
Cyclones names are assigned sequentially as cyclones form. One used a name is retired and not reused. अगर एक बार किसी साइक्लोन का नेमिंग कर दिया है तो वो नेम नेक्स्ट टाइम साइक्लोन के लिए नहीं यूज किया जा सकता. Following Fangon, the next cyclone will be named Sakti, proposed by Sri Lanka, and the next Montha, proposed by Thailand as another upcoming name. करंट का जो साइक्लोन नेमिंग किया गया है ये फेंगोल इसका नेम है और नेक्स्ट साइक्लोन जो नेम होगा वो शक्ति नेम होगा जो कि श्रीलंका के द्वारा प्रपोज किया गया है और उसके नेक्स्ट साइक्लोन का जो नेम होगा मोन्था होगा जो कि थाईलैंड के द्वारा प्रपोज किया गया है. साइक्लोन्स इन अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर जो साइक्लोन्स होते हैं उसमें मेनली क्या डिफरेंस होता है. साइक्लोन्स जनरेटेड इन अरेबियन सी आर लेस फ्रीक्वेंट देन इन द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू विंड पैटर्न डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स. अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन लेस फ्रीक्वेंट होते हैं देन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर विंड पैटर्न डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड सम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. यही वजह है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर लेज साइक्लोन आते हैं जबकि बे ऑफ बंगाल के अंदर मोर साइक्लोन आते हैं जबकि अरेबियन सी के अंदर लेस फ्रिक्वेंट वे में साइक्लोन्स यहाँ पर जनरेट होते हैं. Region of Bay of Bengal experience more favorable conditions for cyclone formation such as warm water and lower vertical winds से बे ऑफ बंगाल में मोर फेवरेबल कंडीशन साइक्लोन के लिए यहाँ पर मिल जाती हैं सच एज वार्म वाटर. यहाँ का जो वाटर है वो अरेबियन सी के कंपेयर में काफ़ी वार्म है एंड लोअर वर्टिकल विंड शेयर. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर साइक्लोन अरेबियन सी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा शो होते हैं. वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन का वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी क्या है. नंबर टाइफून अगर इन द पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी. पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी में आने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं उन्हें टाइफून बोला जाता है. एफेक्ट्स कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना जापान एंड फिलीपींस. टाइफून साइक्लोन्स जो होते हैं वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं सच एज चाइना जापान एंड फिलीपींस. Number two, hurricanes generate in West Asian island of the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. Caribbean Sea and Atlantic Ocean के आसपास जितने भी आइलैंड हैं वहाँ पर हरिकेन्स आते हैं जो कि मैक्सिको यूएस एंड कैरिबियन नेशंस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. टोर्नाडोज इमर्ज इन गुयाना लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ सदर्न यूएसए. सदर्न यूएसए एंड वेस्ट अफ्रीका के आसपास के लैंड में टॉर्नाडोज साइक्लोन्स जनरेट होते हैं. इट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिडली रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम थंडर स्टॉर्म. इन साइक्लोन्स में थंडर स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा शो होते हैं. नंबर फोर, विली विलीज. दिस टर्म यूज्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन. नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स आते हैं स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उन्हें विली विली साइक्लोन बोला जाता है. इट कॉजिंग हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म विंड्स इन रीजन. इस रीजन में विली विलेज की वजह से हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पर शो होती हैं. ग्राफ में देख सकते हैं कि इस ओशन में कौन सा साइक्लोन यहाँ पर आता है. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO established in 1950. It originated from the International Meteorological Organization IMO founded in 1873. 1873 में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था. इसके बाद इसको 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेमिंग के साथ रिप्लेस कर दिया गया. इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ वेदर क्लाइमेट हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंस. WMO वेदर क्लाइमेट हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिकल साइंस से रिलेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है. इट प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अमंग मेंबर कंट्रीज. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर कंट्रीज के लिए डाटा इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज को प्रमोट करता है. What is Places of Worship Act 1991? In this article, we will discuss about various provisions of Places of Worship Act 1991.
A petition was filed by Harishankar Jain and others in the Court of Civil Judge of the District and Session Court Sambal on November 19। नवंबर 19 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट संबल में हरिशंकर जैन के द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है। The petitioners allege that the 16th century Jama Masjid in Sambal was built at the site of an ancient हरिहर मंदिर। पिटिशनर्स ने एलिज किया कि संबल में 16th सेंचुरी जामा मस्जिद जो बनी हुई है वो एंशिएंट हरिहर मंदिर की साइट पर बिल्ड है। The claim was similar to those made in case of Gyanvapi Mosque in Varanasi and Eidgah Masjid Mathura in UP and Kamal Maula Masjid in Dhar in MP। संबल मस्जिद से रिलेटेड जो क्लेम किए गए हैं ये क्लेम वाराणसी में ज्ञानवापी मॉस्क्यू से रिलेटेड जो क्लेम्स थे उनके सिमिलर है। यूपी में मथुरा की ईदगाह मस्जिद के लिए जो क्लेम किए गए थे और एमपी के धार में कमाल मौला मस्जिद के जो क्लेम किए गए थे ये सिमिलर क्लेम है। Mr. Jain is the petitioner in the Varanasi, Mathura and Dhar cases to the Sambal Mosque is a protected national monument। ये सेम पर्सन है जो कि वाराणसी, मथुरा एंड धार तीनों में पिटिशनर रहा है। संबल मॉस्क्यू नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। व्हाट आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सीक टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये प्रोविजन करता है कि इंडिया में जितने भी वर्शिप रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। द एक्ट वॉज एम्ड एट शटिंग आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी फर्दर कॉन्टेस्टेशंस अराउंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये एक्ट मैंडेट करता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड जितने भी कंटेंसेशंस रेज होने की पॉसिबिलिटी है उसको शटिंग आउट किया जाए। इट मीन्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग किसी रिलीजियस प्लेस से रिलेटेड कंटेंसेशन की पॉसिबिलिटी को ये प्रोहिबिट करता है। It stated an act to prohibit a conversion of any place of worship and to provide maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947 for matters connected therewith or incidental thereto। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 15 अगस्त 1947 में उसकी जो भी सिचुएशन थी इन फ्यूचर उसको वैसा ही रहने दिया जाए, उसके साथ किसी भी तरह का कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। जबकि मथुरा, एमपी, वाराणसी और संभल के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप के साथ कहीं ना कहीं ये जो इंटरफेयर किया जा रहा है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है। The Act's Section 3 leaves no room for debate and clearly bearing the conversion full part of a place of any religious denomination into a place of worship of a different religious denomination। Places of worship Act 1991 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के फुल्ली कन्वर्जन या पार्ट ऑफ प्लेस को कन्वर्जन करने के लिए क्लियरली बेरिंग करता है और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिबेट के लिए कोई रूम नहीं है। इट मीन्स डिबेट नहीं किया सकता है। किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के कन्वर्जन को यहाँ पर क्लियरली बेयर किया गया है। व्हाट आर द चैलेंज टू द एक्ट? The petition filed in Sambal seek to change the basic character of the place of worship in contravention of the 1991 Act। संबल में जो ये पिटिशन फाइल की गई है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बेसिक कैरेक्टर को चेंज करने के लिए डिमांड कर रहा है। एट मीन 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था उसके अंदर कुछ बेसिक चेंज की डिमांड संबल कोड के अंदर फाइल की गई, केस में की गई।
4 पिटिशंस हैव चैलेंज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड 4 चैलेंज यहाँ पर 4 पिटिशंस को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। द कोर्ट हैव admitted petitions seeking to alter the religious character of the places of worship in Varanasi, Mathura, Dhar, and now Sambal, even as the Supreme Court is yet to decide on the challenges to the Places of Worship Act itself. सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 पिटिशंस रिलेटेड टू वाराणसी, मथुरा, धार एंड नाउ संबल फाइल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पिटिशंस को एक्सेप्ट किया है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड जो पिटिशन फाइल की गई है उसने डिसाइड किया है कि इसका हियरिंग किया जाएगा। व्हाट इज द मॉस्क्यू हिस्ट्री? संबल मॉस्क्यू का क्या हिस्ट्री रहा है? अनलाइक अयोध्या और वाराणसी, द संबल डिस्प्यूट क्रॉप्ड अप ओनली दिस ईयर। अयोध्या और वाराणसी का जो इशू था वो 100 ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है कंटिन्यू इशू, बट संबल मॉस्क्यू का जो डिस्प्यूट है वो only this year cropped up हुआ है। For centuries, people of different communities have lived peacefully here. Different communities के people यहाँ पर सालों से पीसफुली तरीके से रह रहे थे। The Jama Masjid in Sambal is one of the 3 mostly built by Mughal Emperor Babur during his reign between 1526 and 1530. The other two being the mosque in Panipat and the Babri Masjid in Ayodhya, which were demolished in 1992. संबल की जामा मस्जिद उन 3 मॉस्क्यूज में से एक है जो कि मुगल एम्परर बाबर के द्वारा बिल्ड कराया गया था ड्यूरिंग बिटवीन 1526 एंड 1530। 2 अदर मॉस्क्यू विच वन इज इन पानीपत एंड अदर इज इन अयोध्या। बाबरी मस्जिद अयोध्या बाबरी मस्जिद को 1992 में डिमोलिश कर दिया गया था। The Sambal Mosque was built by Babur's general Mir Hindu Beg around 1528। 1528 में बाबर के जनरल मीर हिंदू बेग के द्वारा संबल मस्जिद बिल्ड कराया गया था। The mosque was repaired twice during the reign of Jahangir and Shahjahan in the 17th century। 17th century में जहांगीर एंड शाहजहां के द्वारा भी 2 times इस मॉस्क्यू को रिपेयर कराया गया था। While most historians attribute this mosque to Babur's general Hindu Beg, some believe the mosque is actually a Tughlaq era monument and the Mughal founder merely added certain features to its architecture। Some historians ये attribute करते हैं कि ये मॉस्क बाबर जनरल हिंदू बेग के द्वारा बिल्ड किया गया है। some historians ये बिलीव करते हैं कि एक्चुअली ये तुगलक एरा मोनूमेंट्स है जिसको मुगल फाउंडर्स ने बाद में कुछ आर्किटेक्चर फीचर्स इसमें ऐड किए थे। The Hindu tradition, however, holds that the mosque incorporate parts of an ancient Vishnu temple. They believe the 10th avatar of Vishnu, Kalki, will descend here in Sambal। हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये मॉस्क एंशिएंट विष्णु टेम्पल की पार्ट्स पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग विष्णु का 10th अवतार कल्कि के रूप में संबल के अंदर डेस्केंड होगा। हाउ आर द सर्वे कैरिड आउट? करंट में कोर्ट के मैंडेट के अकॉर्डिंग सर्वे कैरिड आउट करने के लिए कहा गया है। आफ्टर अ हियरिंग ऑन सेम डे द सिविल जज ऑर्डर अ फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक सर्वे ऑफ द मॉस्क एंड आर्ड फॉर इट्स रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर इट ऑन November 29। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हियरिंग होता है सेम डे। सिविल जज इस मॉस्क का फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक सर्वे के लिए ऑर्डर करते हैं और 29 नवंबर तक के लिए रिपोर्ट्स को कोर्ट्स के बिफोर सबमिट करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। द मॉस्क्यूड इंतजामिया कमेटी वॉज नॉट कंसल्टेड बाय द कोर्ट। मॉस्क्यू का इंतजामिया कमेटी से यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कंसल्ट नहीं किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।